रिवाइज करते हैं उस आर्टिकल को जिस आर्टिकल में हमने प्रेशर की वैल्यू निकाली थी P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। देखो बच्चा लोग, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट कॉन्सेप्ट, मैं एक बार फिर से उसको एक हल्की सी रिवीजन दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट की। हालांकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो प्योरली हाइपोथेटिकल रहेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हाँ अजम्पशन बेस्ड था, तो उनकी अजम्पशंस जो थी उन्हीं के बेसिस पे हमने वो रिजल्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स, मैं जहां बातें कर रहा हूं वो मेरे पास उस जगह का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो कहीं ना कहीं इस वाले आर्टिकल में या कहें कि इस चैप्टर में जितनी बातें मेरे को पढ़नी है वो सारी की सारी गैसेस से रिलेट करती है। चाहे गैस लॉज की बात हो, चाहे उनके पार्टिकल के मोशन की बात हो, चाहे वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उनकी बात हो, यानी कि सारी की सारी बातें गैस पार्टिकल से या यूं कहें कि गैसेस से जुड़ी हुई हैं। अब जब मैं इस चैप्टर से डील कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो है मेरे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां पे पी प्रेशर से डील करता है, वी वॉल्यूम से डील करता है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर हमारा गैस कांस्टेंट है और टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। हालांकि यहाँ पे जितनी भी बातें हुई हैं वो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के साथ हुई हैं। एन इज इक्वल टू 1 हमने लिया है और हमने कहा है कि पीवी इज इक्वल टू आर टी। देखो बच्चा लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पूरा चैप्टर दो ही कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है इसकी अजम्पशंस क्या क्या हैं हमारे साथ, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है कोई भी गैस जब उसको किसी कंटेनर में रखा जाता है। तो दो कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेसिस पे आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करके चलना है। देखो बच्चा लोग, हम इस बात को फिर से रिवाइज करके बता देते हैं कि इसकी अजम्पशंस क्या क्या है। अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या क्या इसने अज्यूम किया। इसने एक बात तो ये कही कि हर एक गैस, every gas is made up of a large number of atoms or molecules, and these atoms and molecules are in random motion due to thermal energy। आप थर्मल एनर्जी कह सकते हैं क्योंकि kinetic energy is directly proportional to temperature and particles of gas are assumed to be the free particle. Also, the particles are considered to be elastic sphere having negligible mass। नेग्लिजिबल मास वर्ड क्यों यूज किया जाता है, ताकि ये बात रिप्रेजेंट कर दे कि उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पे भी वर्क नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि अगर मास ना के समान है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वहां पे कोई रोल नहीं रहेगा। ये भी माना गया कि इनकी वॉल्यूम जितनी कम हो सकती है इनके पार्टिकल्स की, उतनी कम हमें लेके चलनी है। इलास्टिक स्फीयर का मतलब है, दूसरी बात ये भी है, इलास्टिक स्फीयर का मतलब है कि अगर ये अपनी मीन पोजीशन से दूर जाएगा तो इसकी टेंडेंसी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की भी रहेगी। ये मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स आपने माने हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन केवल और केवल कोलिजन के दौरान। लेकिन केवल और केवल कोलिजन के दौरान ही फोर्स लगाएंगे। अगर कोलिजन नहीं है तो कोई फोर्स नहीं होगा। ये जितनी भी प्रोसेसेस होंगी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होंगी। यहाँ पे टाइम लैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आप कोलिजन के लिए वेट कर रहे हो, फिर कोलिजन होगा, फिर रिबाउंड्स होंगे, फिर पता नहीं अलग अलग डायरेक्शन में कैसे कैसे जाएंगे। इन सभी प्रोसेसेस में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी कही गई कि जब
एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, यानी कि वो चल के तो जाएगा ना, तो उसका जो पाथ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, जिसको बोला गया क्या, फ्री पाथ। अगर हम सभी पार्टिकल्स का फ्री पाथ ऐड कर लें और नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करें, देन वी गेट mean free path. So this is all about the assumptions of kinetic theory of gases. Now we move to the article that is the most important article. वो आर्टिकल हमारे पास क्या था, वो आर्टिकल था pressure exerted by gas molecules on the walls of container. ठीक है ना, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था pressure exerted by gas molecules, या आप ये भी बोल सकते हो by an ideal gas. देखो बच्चा, यहां पे भी आइडियल गैस ही लिया गया, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अभी रिवाइज करवाने वाला हूं। देखो भाई बच्चा लोग, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल इस तरह की ज्योमेट्री हमें दी गई। मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे देता हूं इसकी। इस तरह की ज्योमेट्री मुझे दी गई, इस तरह की, इस तरह। अब देखो बच्चा, मुझे क्या कहा गया, देखो मेरी यहाँ जो बातें थी, उन बातों को मैं दोबारा एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। मैं वो कॉन्सेप्ट, मुझे भी पता है कि आपके टिप्स पे आ गया होगा, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको अपने टिप्स पे याद हो, ठीक है। देखिए बच्चा लोग, मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है आज, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा कराना। देखो हमने एक आइडियल गैस मानी है। आइडियल गैस का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा सा लिखा गया है कि ऐसी गैस जो सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करती है। तो आंसर ये आया कि सर जी ऐसी कोई गैस नहीं है, ठीक है ना, जो सारे के सारे गैस लॉज ओबे करती है। अब देखो बच्चा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसी कोई गैस नहीं है जो सारे के सारे गैस लॉज ओबे करती है ना। सॉरी बच्चों, बीच में मैसेज आ गया था स्कूल का। अच्छा, तो हमने ये भी लिखा कि कुछ गैसेस हैं जो कम प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, जिनमें हमने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वाली गैसेस हमने उसके अंडर में रखी थी, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब हमने क्या किया, हमने एक सिंगल पार्टिकल लिया, यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल लिया और उस सिंगल पार्टिकल का कुछ इस तरह से कोलिजन करवा दिया। पहले तो आप 3 एक्सिस मान लो, क्योंकि आप 3D स्ट्रक्चर मेरे को दिखा रहे हो, 3D स्ट्रक्चर दिखा रहे हो और 3 एक्सिस आप कंसीडर कर लो। कैसे, इस तरह से, ये मान लो आप कोई भी एक्सिस, y एक्सिस मान लेते हैं, ये मान लो x एक्सिस, ये मान लो आप z एक्सिस, और ये मान लो आप ओरिजिन। देखो बच्चा लोग, दिस इज ओरिजिन and this is x-axis, this is x-axis we have considered, this is y-axis we have considered, and this is z-axis we have considered. अब देखो भाई, अब हमने क्या कहा कि मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल बैठा है, यहाँ पे बैठा है एक पार्टिकल, और इस दीवार से जाके स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है। तो ऑफ कोर्स अगर गैस पार्टिकल है, ठीक है, और दीवार से जाके स्ट्राइक करता है, तो ऐसा तो है नहीं जाके दीवार को तोड़ देगा। या ऐसा होता है कभी कि हाँ एक गैस पार्टिकल गया उछलता कूदता, दीवार से स्ट्राइक करा और उसने दीवार को ही तोड़ के रख दिया। सोचने वाली बात है, क्या ऐसा कभी हुआ है, आप लोगों ने देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। ये पार्टिकल जाएगा, इस वॉल से स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा, रीबाउंस हो जाएगा। देखो बच्चा, हमने इसको इसकी मीन पोजीशन पे वापस पहुंचा दिया, जहां से ये स्टार्ट हुआ था वहीं पे हमने इसको वापस पहुंचा दिया, लेकिन ये बात भी ज्यादातर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ते में उसका कोलिजन होगा ही होगा। अब देखो बच्चा, हमारे पास जो पार्टिकल था उसका मास हमने मान रखा है स्मॉल m, एक सिंगल पार्टिकल है ये,
यहां नंबर डेंसिटी हमने मान रखी है स्मॉल एन, एन बी द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी हम किसके इक्वल मानते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर है पार्टिकल्स का, दैट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इस पार्टिकल का मास m है, इसका मोशन हमने केवल x डायरेक्शन में लिया है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो vx हमने ली है जाते टाइम। ठीक है, और आते टाइम हमारी ऑफ कोर्स माइनस ऑफ vx हो जाएगी। ठीक है ना, आते टाइम माइनस ऑफ vx हो जाएगी। तो बच्चा बात यहाँ पे हुई थी चेंज इन मोमेंटम की, और मोमेंटम में जो चेंज था उसी बात को मैंने आगे बढ़ा के और आपके सामने कंप्लीट प्रेजेंटेशन दे दी कॉन्सेप्ट की। अब कैसे कंप्लीट प्रेजेंटेशन दे दी? मैंने कहा कि जी मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी vx। ठीक है, हालांकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है उसकी। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो जितना x डायरेक्शन में मूव करने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही y डायरेक्शन में मूव करने की प्रोबेबिलिटी है, और उतनी ही प्रोबेबिलिटी z डायरेक्शन में मूव करने की है। मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल है, वो x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप केवल एक डायरेक्शन से डील कर रहे हो, और दैट इज एक्स डायरेक्शन। वाई और जेड को आप क्या लेके चल रहे हो? जीरो लेके चल रहे हो। ठीक है ना भाई, वाई और जेड को आप क्या लेके चल रहे हो? जीरो लेके चल रहे हो। अब देखो बेटा, आपने कहा कि मास m का पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम स्पीड, देन देयर शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। अब देखो बच्चा, मोमेंटम, अगर मैं इनिशियल की बात करूं, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी vx, m इंटू vx। ओके, अच्छा, अब देखो जैसे ही दीवार से स्ट्राइक करा, अब ऐसा तो है नहीं दीवार तोड़ के पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नहीं है। तो ये वापस आएगा, इसकी डायरेक्शन पहले से ऑपोजिट है, तो उसकी फाइनल मोमेंटम कितनी होगी? फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम उसकी कितनी होनी चाहिए भाई? मोमेंटम उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो डायरेक्शन चेंज के लिए नेगेटिव साइन ले रहा हूं मैं, माइनस ऑफ एम वी एक्स। ठीक है ना, अब आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2mvx। दिस इज चेंज इन मोमेंटम गाइस। अब देखो एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल ना, एक सिंगल पार्टिकल और उसकी मोमेंटम में इतना चेंज अपने आप तो नहीं आ सकता। न्यूटन जी महाराज कहते हैं कि हमारी नेचर में कभी भी इकलौता काम नहीं होता, कभी भी, मतलब मोनो वर्ड ज्यादातर यूज होता ही नहीं है, हमेशा कपल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि ये मोमेंटम किसी ना किसी ने उसको दी है, जो उसके मोमेंटम में चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा। अब कहां से हुआ होगा? ऑफ कोर्स वॉल से हुआ होगा, दीवार से वो स्ट्राइक करे थे। ठीक है, तो दीवार ने कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करा होगा। इसका मतलब, इसका मीनिंग है कि हमारे सिंगल पार्टिकल ने भी दीवार को मोमेंटम दी है कुछ ना कुछ, है ना। यानी कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द सिंगल पार्टिकल टू वॉल ऑफ कंटेनर। सो मैं सीधी सीधी सी बात लिखता हूं यहां पे, सो मोमेंटम ट्रांसफर्ड, momentum transferred by a single particle to the wall of container, wall of container
वॉल ऑफ कंटेनर, उसने कितनी मोमेंटम ट्रांसफर करी है, दैट इज, इसका ऑपोजिट करेंगे, प्लस कर देंगे इसको, 2mvx। अब देखो बच्चा लोग, मान लो कि हमारा जो पार्टिकल है ना, उसको यहां से लेकर यहां तक, मतलब अगर आप माने कि ये जो यहाँ बैठा है ओरिजिन पे, ओरिजिन से इस दीवार तक जाने में टाइम मान लीजिए उसे डेल्टा टी टाइम लगा, ठीक है, डेल्टा टी टाइम लगा ओरिजिन से लेकर यहां तक इस दीवार तक जाने में, ठीक है, डेल्टा टी टाइम लगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, उसने लेंथ कितनी ट्रेवल करी, अगर उसकी vx स्पीड है और वो टाइम डेल्टा टी के लिए चला है, तो vx इंटू डेल्टा टी दैट शुड बी इक्वल टू लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यानी कि इस डिस्टेंस के डायमेंशन किसके होते हैं, लेंथ के, है ना। तो लेंथ तो आपके पास आ गया। अब आपके पास n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो क्या करोगे आप बताओ। अब आप इस चीज को मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द सिंगल पार्टिकल टू द वॉल ऑफ कंटेनर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और एक अलग तरीके का एक अलग लेवल पे काम करना शुरू कर दो। आपने क्या लिख रखा है, आपने लिख रखा है कि सर जी मैंने माना है n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर करके देखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आया आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आ गया कितना, n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं बच्चा लोग एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ के डायमेंशन किसके होंगे, वॉल्यूम के। तो एरिया कितना है, मान लीजिए हर एक फेस का एरिया a है, और लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, vx इंटू डेल्टा टी। ये तो आ गया बच्चों टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पार्टिकल x डायरेक्शन में पहले जाएं पॉजिटिव में और फिर वापस आए नेगेटिव में, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सोचने वाली बात है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई सारे के सारे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चले जाएं, वैसे ये पॉसिबल है ही नहीं, कतई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ऑन एवरेज हाफ, क्योंकि आपने मोशन किस डायरेक्शन में लिया है, आपने मेरे ऊपर पहले कांस्टेंट अप्लाई कर रखे हैं। कैसे कांस्टेंट अप्लाई कर रखे हैं, आप कह रहे हो कि सर जी आपको एक्स डायरेक्शन में ही चलना है, केवल वाई और जेड तो आपको जीरो लेने हैं। मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन एक्स में चलने के लिए क्या मैं सारे के सारे पार्टिकल को एक साथ पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स में चला सकता हूं, इम्पॉसिबल। तो मैं ज्यादातर प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मेरे साथ मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं ले लेता हूं, वो मैं मानना है मैंने एवरेज, दिस इज हाफ ऑफ ऊपर वाली टर्म, हाफ ऑफ ऊपर वाली टर्म एज इट इज, इसका हाफ ले लेते हैं। यानी कि हाफ जो है वो पॉजिटिव में जा रहे हैं, हाफ जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं। अब जो पॉजिटिव में गए हैं उन्होंने मोमेंटम भी ट्रांसफर करी होगी, हाँ, एक पार्टिकल ने कितनी मोमेंटम ट्रांसफर करी है, एक पार्टिकल ने मोमेंटम ट्रांसफर करी है कितनी, दैट इज 2mvx। अब नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल है n इंटू a इंटू vx इंटू डेल्टा t और डिवाइड बाय 2। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल कितनी मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/2 और n इंटू a इंटू vx इंटू डेल्टा t। तो इससे n 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये बच गया भाई m इंटू n इंटू एरिया a इंटू vx की पावर 2 इंटू डेल्टा t। दिस इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू दी वॉल, टू दी वॉल, ठीक है ना। या आप देखो बच्चा
टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू दी वॉल। अब इसी टोटल मोमेंटम ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है? m इंटू एन इंटू एरिया इंटू वी एक्स का पावर 2 इंटू डेल्टा टी। अब इंटू डेल्टा टी, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में इसको टाइम से डिवाइड कर रहा हूं। अब डेल्टा टी से यहां, डेल्टा टी से यहां, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है फोर्स। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? m इंटू एन इंटू ए इंटू वी एक्स की पावर 2, वी एक्स की पावर 2। तो हमारे पास ये क्या आ गया बच्चा? फोर्स आ गया। अब फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो। अब यहां पे भी एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो एरिया आपका है यहाँ पे ए, तो एरिया से एरिया कैंसिल, आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू प्रेशर। और प्रेशर के लिए कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ठीक है? अब देखो बच्चा, आपको कैसे डील करना है। आपने देखो प्रेशर आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब इस वैल्यू के साथ थोड़ी सी हम थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं। देखो बच्चा, प्रेशर आपने मेरे को निकाल के बता दिया कि सर जी मास ऑफ वन पार्टिकल स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम और इंटू वी एक्स की पावर 2। ये बात आ गई ना? पहले m इंटू एन वाला खेल सॉल्व कर लो, ठीक है? m इंटू एन, m क्या है? स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल। और स्मॉल n क्या चीज है बच्चा? स्मॉल n है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम, इन दोनों के अपॉन कर दो चाहे, अपॉन वॉल्यूम। अब देखो बेटा, मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो दिस इज टोटल मास से दैट इज कैपिटल M डिवाइड बाय क्या है? वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डेंसिटी, एंड लेट अस कंसीडर दैट डेंसिटी इज रो। रो भी द डेंसिटी, यानी कि आपके पास P इज इक्वल टू क्या आ गया? रो इंटू वी एक्स की पावर 2। अब इसके साथ डील करते हैं भाई, वी एक्स वाले पंगे को भी सॉल्व करते हैं। अब यहां कहीं ना कहीं लिखा है, ये देखो ये लिखा है वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड। लिखा है कि नहीं लिखा? सभी को दिखता है यहाँ पे। देखो बच्चा, सभी को दिख रहा है। तो अगर वी एक्स वी वाई वी जेड बराबर हैं, तो इसका मतलब है वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड का स्क्वायर, बराबर होने चाहिए भाई, फिर तो है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप Vx के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? Vx का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/3 ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर और प्लस Vx का स्क्वायर 3 टाइम्स, है ना? अब Vx किसके बराबर है? Vy। Vx किसके बराबर है? Vz। यानी कि 1/3 ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस x कीजिए y Vy का स्क्वायर प्लस x कीजिए z Vz का स्क्वायर, है ना भाई? Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। लेट मान लेते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज मीन स्पीड में मान लेता हूं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और प्लस वी जेड का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे जो सी है वो आरएमएस स्पीड मैंने मान ली, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मैंने मान ली बच्चा पार्टी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने मान ली, ठीक है ना? रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने मान ली सी के इक्वल। यानी कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट बना है वो 1/3 सी स्क्वायर के बराबर। वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 1/3 सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप वहां पे रख दो जहां रिजल्ट बन रहा,
जहां रिजल्ट बन रहा है वो वैल्यू वहां पे रखो। तो P इज इक्वल टू क्या था आपके पास, देखो ऊपर जाके देखो, रो इंटू वी एक्स का स्क्वायर था ना, इसको लिख दो वी एक्स की वैल्यू को 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रेशर। ये फाइनल वैल्यू है प्रेशर की। हालांकि कंसीडर्ड वैल्यू है ये, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है जिस वैल्यू के साथ हमें डील करना है, जिसके साथ हमें डील करना है। अब आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस होके काम करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, कितने बच्चों को क्लियर है ये? अमरवीर, अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। क्लियर सर। हो रहे हो बेटा आप? नहीं नहीं सर। अब जागे हो आप? गलत बात है बेटा अरे ये आपकी। नहीं सर, जाग रही थी एक्चुअली। मैंने आपको मैसेज टाइप करके सेंड किया तो फिर अब पहले मैं स्पेस बार से अनम्यूट कर लेती हूँ। आज वो फिर मुझे माउस पॉइंटर चेंज करना पड़ा इसलिए। चलो अच्छी बात है बेटा। अच्छा, उसके बाद हैं जी हरलीन जी। हरलीन बेटा, हरलीन अनम्यूट करो। हरलीन, सोगी क्या ये गुड़िया? क्लियर सर। जाग रहे हो ना बच्चे? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है ये तो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बेटा समझ में आया? नहीं तो बोलेगी आवाज हरलीन? नहीं आ रही शायद मेरी। आवाज आपकी नहीं आ रही या मेरी नहीं आ रही आपको? आपने माइक सही नहीं है बेटा, आपका माइक, माइक में प्रॉब्लम हो रही है हरलीन आपके। और जसलीन, जसलीन, यस सर। जसलीन समझ में आया बच्चे? यस सर। अच्छा, कल डाउट था इसमें या नहीं था? कल ही समझ में आ गया था? सर कल वाली क्लास अटेंड नहीं हो पाई नेटवर्क इश्यूज के कारण। जी 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 जी। आज लग गई थी। अच्छा, आज समझ में आ गया फिर? यस सर। इसके नोट्स का प्रिंट निकाला है आपने? यस सर, वो निकाल लिया। कहाँ से निकाला? सर शॉप से। नहीं, वो नोट्स मिले कहाँ पे आपको? सर जो आपने ग्रुप में सेंड किए थे मैंने उनके निकाले हैं। अच्छा ठीक है, यही हाँ। पूछना चाहता था बेटा, मैं पूरा डिटेक्टिव बन जाता हूँ ना, है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा, नोट्स जितने भी मिलते हैं वो सारे प्रिंट आउट ले लेते हो उनके? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, जसलीन के बाद है जी कमल। यस सर। कमल की आवाज नहीं आती होती कभी, है ना? कमल बहुत दूर सर बैठी होती है माइक से, ठीक है। नहीं सर, मैं तो तो इधर ही हूँ। ये इतनी दबी दबी आवाज क्यों आती है कमल बेटा इससे, माइक से तुम्हारे? सर पता नहीं। इसमें कोई धूल वूल भरी होगी ना, इसको ना हवा हुआ मारो थोड़ी सी, है ना? सर ठीक है। हाँ। अच्छा जी, उसके बाद है जी खुशदीप। इस बच्चे की देखना आवाज है, हाँ जी सर। ये देखो कितनी क्लियर आवाज है? खुशदीप बेटा पढ़ रहे हो? हाँ जी सर। देख लो सिलेबस पूरा होने वाला है, इसको मैं थोड़ा स्लो किया है मैंने इस चैप्टर को जानबूझ के, क्योंकि अगर मैं चला देता ना इसकी स्पीड पे तो आज कंप्लीट हो जाता ये, ठीक है। हाँ तो जी सर। मैंने जानबूझ के इसे, इस आर्टिकल को रिवाइज किया है ताकि थोड़ा ये स्लो हो जाए चैप्टर, है ना? हाँ जी। हाँ, साथ साथ चलते रहना बेटा, है ना? हाँ जी सर। ठीक है बच्चे, ठीक। हाँ जी मनिंदर जी। क्लियर सर। मनिंदर, नोट्स के सभी प्रिंट निकाल लेते हो?
हाँ जी सर। कहाँ से निकलवा के लाते हो? प्रिंटर है अपने पास या कहीं जाना पड़ता है? नहीं सर, कैफे। कैफे से निकाल के लाने पड़ते हैं यार, बड़े कॉस्टली पड़ते होंगे यार तुम्हें। नहीं सर ठीक है, पहले भी जैसे रेगुलरली उससे ही शुरू से निकलवाता हूँ तो वो फिर ठीक ही रहता है। अच्छा, कितने पैसे लेता है एक पेज के पर पेज? सर 5। 5 रुपए? यस सर। एक पेज के 5 रुपए? हाँ जी सर, कलर के 10। अरे यार, तो इससे अच्छा प्रिंटर खरीद ही लो यार, 3,000 रुपए का प्रिंटर आ जाएगा तुम्हारे लिए तो। नहीं सर, है था मेरे पास वो, असल में ना उसकी जो है इंक्स वो अभी अवेलेबल नहीं है, कार्टलिजेस ऑर्डर किए हैं उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, हाँ जी ठीक। सर। चलो, बहुत बढ़िया। नवदीप, नवदीप, हाँ जी सर। नवदीप समझ में आ रहा है सही? हाँ जी सर। और साथ साथ कवर कर रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा, नोट्स वोट्स निकाल लेते हो, प्रिंट वगैरह? हाँ जी सर। इस चैप्टर के भी निकाल रखे हैं नोट्स? सर जो आप ग्रुप में भेजते हो वो सभी निकाल लेता हूँ। अच्छा, प्रिंट निकाल लेते हो ना? ठीक है भाई, ठीक है। तो हाँ जैसे हम जी सर। नोट्स में पहले भेज देता हूँ नवदीप, तो उनका बेनिफिट होता है कुछ? जैसे कि पहले ही नोट्स हाँ बना जी के भेज सर। देता हूँ, है ना? हाँ जी सर। उसका होता है बेनिफिट? हाँ जी सर। क्या बेनिफिट होता है बेटा? सर जैसे आपने अगर पहले ही प्रिंट आउट निकाल लिया और हमने थोड़ा बहुत रीडिंग कर ली तो जब आप समझाते हो तो इजी हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहले हल्की फुल्की रीडिंग लेके रखा करो बच्चा। जैसे आज हाँ का जी हमारा सर। लेक्चर होना है, तो आप उस लेक्चर में देख लो कि है क्या, बस, है ना? आगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा। और मेरी लैंग्वेज बड़ी ही इजी है, तो मेरे नोट्स वगैरह आप देखोगे तो हाँ जी सर। काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज मैंने वहां पे यूज करी है ना? कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, चलो। सहज, हाँ सहज जी सर, क्लियर है। क्लियर है? सहज तो भाई जी सबसे सर। पहले ज्वाइन करती है। सहज से मैं कोई बात नहीं पूछूंगा, सहज तो पढ़ने वाली बच्ची है। हैं, सहज और वंशिका दोनों। ठीक है, ये सबसे पहले क्लास जब स्टार्ट होगी ना, सबसे पहले ये बच्चे आ जाएंगे और अपना काम साथ साथ स्टार्ट कर देंगे, तो इनको पूछने की जरूरत ही नहीं है। वंशिका से फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि वंशिका आंसर है ना बड़े बढ़िया देती है ना? यस सर। हाँ जी वंशिका, बताओ भाई, पढ़ाई कैसी चल रही सर है तुम्हारी? अच्छी चल रही है सर। नोट्स निकाल लिए बेटा? हाँ जी सर। चलो, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो, सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो साथ साथ बोलते रहना बच्चों। और अपनी क्लास में जो भी आपको डाउट आते हैं वो आप क्लियर करते रहना। हाँ जी, ईशान से बात नहीं हुई हमारी। ईशान, बीच में चले जाते हो ना तुम? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चे। कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? बिल्कुल ठीक सर। ट्रैक पे हो ना? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताओ कि ये जो नोट्स भेजे थे, ये इनकी एक बार रफ रीडिंग ले ली थी? स्टार्टिंग की सर, पूरी नहीं। अच्छा अच्छा, रफ रीडिंग ले ली थी। अच्छा, ये हाँ जो जी। हमने कॉन्सेप्ट करे हैं प्रेशर के, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना? नहीं सर, इतने भी नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब इजी हैं, काफी इजी हैं अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ो तो जी। कवर हो रहे हैं साथ साथ। हाँ जी सर। चलो, ऐसा कोई अच्छा। कॉम्प्लिकेशंस तो क्रिएट नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं सर। बिल्कुल इजीली हो रहे हैं ना? हाँ जी सर। तो इस चैप्टर को निकाल दूं आज? हाँ जी सर। आज थोड़ा सा स्लो चलता हूँ। ठीक है, ठीक है आज सर। हम बहुत ही ज्यादा काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ जी मैं सर। नहीं चाहता कि मैं दौड़ने लग जाऊं और आप पीछे रह जाओ। आप भी मेरे साथ साथ चल पड़ो, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, आज का मैं थोड़ा सा रिलैक्स दे रहा हूं आपको। ठीक है, आप एक बार सभी बच्चे नोट्स की रीडिंग ले लो, रफ रीडिंग ले लो। काफी इजी यूनिट है, बहुत इजीली प्रिपेयर कर जाओगे आप। ठीक है, आगे वाली भी काफी इजीली प्रिपेयर कर जाओगे। लेकिन
हम ना, मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं कि हम थ्योरी तो हर बच्चा बहुत इजीली कवर कर जाता है। अब इसकी जो एप्लीकेशंस रहेंगी ना, जो मैं वर्कशीट लेके आऊंगा, जिनमें मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा, वो आपके कॉन्सेप्ट को सही में क्लियर करेगी। मेन बात ये होती है बच्चा, मेन बात यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वो मेरी ये बात सुन लें कि मेन बात क्या है। मेन बात है इनकी एप्लीकेशंस। जब तक इनकी एप्लीकेशंस हम नहीं करेंगे, जब तक इन पे बेस होके हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, तब तक इसकी डेप्थ का अंदाजा हमें नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके कुछ एक आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स कंप्लीट करता हूं, और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूं आपका कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट? न्यूमेरिकल बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आगे मैं लेके आ रहा हूं नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए बच्चा, नेक्स्ट आर्टिकल मेरे पास क्या है और किस तरह से मुझे इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास आर्टिकल जो है वो है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ मुझे डील करना है। देखो बच्चा लोग, अब तक मैंने जो काम किया है उस काम में मैंने देखा था कि प्रेशर P इज इक्वल टू किसके इक्वल था? 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर, जिसमें रो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और इंटू सी स्क्वायर। ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू सी स्क्वायर, एंड सी इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आरएमएस स्पीड हमने इसको कहा है, सी इज द आरएमएस स्पीड। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ mv स्क्वायर। अब आप स्पीड कितनी मान रहे हो? सी स्क्वायर, तो मैं ले रहा हूं सी स्क्वायर। आप स्पीड सी स्क्वायर ले रहे हो ना, तो मैं भी सी ही लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास m दिख रहा है, यहाँ पे रो दिख रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो भाई बच्चा लोग। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज आल्सो इक्वल टू डेंसिटी। ये आ गया आपके पास हाफ मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, और इनटू सी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया? हाफ रो इंटू सी स्क्वायर। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे एक दूसरे को, तो P बाय E वो आपके पास किसके इक्वल रहेगा? P बाय E आपके पास आएगा 2/3 के इक्वल। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रेशर जो होगा वो 2/3 टाइम्स होगा किसके? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। दिस इज द फाइनल रिलेशन। देखो बच्चा, काफी इजी रिलेशन था कि P इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E। E भी द क्या? E को हमने क्या लिया है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ मैं यहाँ पे एक ब्रेक देता हूं आपको। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बीच हमने वर्क किया है, और दोनों के बीच रिलेशन बहुत ही सिंपल रिलेशन हमने निकाला है, दैट इज P is 2/3 of E. Now we have to deal with a different concept. That different concept is average kinetic energy per molecule of the gas, and that should be 3/2 kb into T according to the concept of degree of freedom. कि एक सिंगल पार्टिकल जो है वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डील करता है। ठीक है ना, कि मान लीजिए आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है, आप कहते हैं कि सर जी ये मेरा एक सिंगल पार्टिकल है, तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है एक्स डायरेक्शन में मूव करने की, उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसकी वाई डायरेक्शन में मूव करने की है, और उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसकी जेड डायरेक्शन में मूव करने की है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है एक सिंगल पार्टिकल की एक्स में भी मूव करने की, वाई में भी मूव करने की, और जेड में भी मूव करने की। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए लेके आऊंगा, बट दैट सिंगल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
that single particle is associated with 3 degree of freedom basically, ठीक है ना। तो अब यहां पे मैं काम करने वाला हूं किसके साथ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दैट कॉन्सेप्ट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। फर्स्ट आई हैव टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी per molecule of the gas, per molecule of gas, this is the concept बच्चा पार्टी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई हैव टू कैलकुलेट किसके लिए, पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस, मतलब एक सिंगल मोलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दैट आई हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस आई हैव टू कैलकुलेट। देखो बच्चा, हमने यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट किया है, ठीक है ना, जैसा भी हमने कॉन्सेप्ट किया है, यहाँ पे जितना भी हमने सीखा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने 1 ग्राम मोल ऑफ गैस फिल किया है। ज्यादातर आपने 1 ग्राम मोल ऑफ के साथ ही डील किया है, और आपने इक्वेशन भी यही लिखी है, PV इज इक्वल टू RT। आपने मेरे सामने कभी भी N वर्ड यूज नहीं किया। N वर्ड यूज मतलब N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आप किस सिचुएशन में यूज नहीं करेंगे, जब आप N इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके हर एक मोलिक्यूल का मास हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल m मान लेते हैं। स्मॉल m जो हम पहले भी मान के चले हैं, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल। तो इस 1 मोल ऑफ गैस का टोटल मास ऑफ गैस क्या होना चाहिए, टोटल मास कितना होना चाहिए बताओ भाई। टोटल मास होना चाहिए मास ऑफ 1 मोलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। लेट अस कंसीडर दैट इज इक्वल टू capital M. This is the total mass of gas, and number is, by the way, that number is Avogadro's number, ठीक है ना। तो small m into Avogadro number that is equal to capital M। ये बात आ गई, ठीक है ना, that is equal to capital M। अब देखो बच्चा लोग, आपने पीछे क्या किया है, आपने पीछे कॉन्सेप्ट किया है प्रेशर के लिए, और वो कॉन्सेप्ट था P is equal to 1/3 rho into C square। C is the RMS speed है ना, और rho is the density, and density is nothing but equal to mass upon volume, then this mass divided by volume V or into C square, that is equal to P, that is equal to P। तो यहां से इस V को यहाँ पे प्रोडक्ट में ले आओ, तो PV is equal to 1/3 mass into square किसका, RMS speed का। अब PV must be equal to RT, then RT is equal to 1/3 into M into C square। अब देखना बच्चा, कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है। अब देखो यहां से मैं क्या लिखूंगा इस चीज को, कि 3RT that is equal to MC square। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ MC square क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ MV स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब v की जगह c है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, mv स्क्वायर है ना, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mc स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा, मैं चला दूंगा इस बात को, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, अब हमें इस बात को आगे कैसे बढ़ाना है। देखो भाई, m जो है ना मास, वो किसके बराबर है, कैपिटल M, mass of 1 molecule multiplied by number of molecules, that is equal to Avogadro's number, और into C square और divide by क्या 2, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को इधर ले आऊं तो ये मेरा बन जाएगा R/Na। गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो's नंबर से डिवाइड कर दिया मैंने, that is equal to half of M into C square, and this is kinetic energy of 1 molecule, ठीक है ना, kinetic energy of 1 molecule of the gas, ठीक है। kinetic energy of 1 molecule of the gas मेरे पास कितना आ गया, हाफ MC स्क्वायर। अब R/Na की भी तो कोई कहानी है ना,
ठीक है, R अपॉन NA इंटू T, ये R अपॉन NA किसके बराबर है? ऑफ कोर्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB एंड इनटू T, दैट इज इक्वल टू, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन गैस, ऑफ ए गिवन गैस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/2 kb into T। तो अब यहां से आप बच्चा पार्टी सीधा सीधा देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ऑफ कोर्स kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसकी बात आज तक हम करते आए थे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। आज हमने उसका प्रूफ भी देख लिया बच्चा लोग, ठीक है। अब एक बात, सबसे बड़ी बात क्या है? अब सबसे बड़ी बात है कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मैं इसको ये लिख रहा हूं कि दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल with 3 degree of freedom, degree of freedom, with 3 degree of freedom मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? That is 3/2 kb into T, that is 3/2 kb into T with 3 degree of freedom। अगर मेरे को एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डील करना हो तो मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल with 1 degree of freedom, पहले 3 के लिए कितना था? 3/2, तो अब 3/2 kb into T को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? 3 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 kb into T। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल with 1 degree of freedom, with 1 degree of freedom। दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चा पार्टी, जो हमें यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन करके चल रहा था। अब आते हैं कुछ गैस लॉज, ठीक है, जिसे हम काइनेटिक थ्योरी से निपट लेंगे। उन गैस लॉज में आपके पास बॉयल्स, चार्लर्स, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सारे के सारे लोग क्या हैं, किस तरह से हम इनके एक्सप्लेनेशन देंगे। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है जो हम आगे अब लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। हमारे पास कॉन्सेप्ट है अब कॉन्सेप्ट है गैस लॉज के लिए, ठीक है ना। गैस लॉज को हमें एक्सप्लेन करना है, किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। जिस आर्टिकल के साथ हमें डील करना है वो है बहुत ही इजी आर्टिकल है, जिसमें बात कर रहा हूं डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज की, ठीक है। गैस लॉज को डेराइव करेंगे फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, ठीक है ना, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। देखो बच्चा लोग कैसे हमें डील करना है इसके साथ, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। देखो बच्चों, ये जो गैस लॉज हैं हालांकि बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको 1 मिनट में प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग हम करते हैं बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि फॉर ए गिवन प्रोसेस, ठीक है, टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कहता है कि टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। इन दैट सिचुएशन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के साथ डील कर रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू क्या होगा? RT। R तो पहले से गैस कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया, तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? वॉल्यूम के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट आ गया आपका बॉयल्स लॉ के अंदर, ठीक है। या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इनका ग्राफ जो रहेगा वो भी आपको पता है,
ठीक है ना। इनका ग्राफ जो रहेगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। आपको ये भी पता है कि इस ग्राफ का आप एरिया निकाल लीजिए या एरिया अंडर पीवी ग्राफ निकाल लीजिए, एरिया अंडर पीवी। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ में एरिया निकाल लो, वो एरिया किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा? दैट एरिया विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ वर्क डन या एनर्जी लॉस या हीट जनरेट, जो भी आपको निकालना हो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कि एरिया जो होगा वो आपको वर्क के डायमेंशंस प्रोवाइड करेगा। वर्क के डायमेंशंस कह सकते हैं, एनर्जी के डायमेंशंस भी आप कह सकते हैं। दूसरा देखिए बच्चा, दूसरा है हमारे पास चार्लर्स लॉ। चार्लर्स लॉ, ये देखो बच्चों ये क्या कहता है, जैसा कि इसने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वैसे ही ये कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वेशन लेके आइए, पीवी इज इक्वल टू आर टी वाली, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि चार्लर्स लॉ कहता है कि प्रेशर फॉर ए गिवन प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, then volume will be directly proportional to temperature. If we increase the temperature, then volume will increase. If we decrease the temperature, then volume will decrease. ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास क्या आता है थर्ड नंबर पे, थर्ड रैंकिंग में है हमारे पास रेग्नॉल्ड्स लॉ या लुसेक्स लॉ, इसको बोलते हैं रेग्नॉल्ड्स लॉ। ठीक है, देखो बच्चा, रेग्नॉल्ड, देखो भाई ये जो लॉज हैं वो आपको सिंपली प्रिपेयर करने हैं। जैसे ही आप प्रिपेयर कर लेते हो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत बड़ा। पीवी इज इक्वल टू आर टी का कॉन्सेप्ट है, जहां पे कभी आपको पी, कभी वी, कभी टी, ये चीजें आपको क्या रखनी होती हैं, कांस्टेंट रखनी होती हैं। तो आपके पास पीवी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब V कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रेग्नॉल्ड्स लॉ के अंडर। अब जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा आर्टिकल भी है, जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो ने क्या कहा? एवोगैड्रो ने कहा कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सैंपल हैं गैसेस के और उनके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर टू वॉल्यूम्स मस्ट बी द सेम। अब कैसे कैसे इसने बात करी, ऐसे इतनी बड़ी बात किस तरह से बोली, इस बात की एक्सप्लेनेशन हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए मैं दो गैस लेके चल रहा हूं, एक गैस है मेरे पास ए और दूसरा गैस है मेरे पास बी। ये दोनों के दोनों गैस है मेरे पास, एक है मेरे पास ए और दूसरा है मेरे पास बी। ठीक है, यानी कि इसने ये कहा कि अगर आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीन चीजें अगर सेम हो जाए ना, ठीक है, तो फिर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will also be same, will also be same, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब मान लो कि इसका मास हमने माना है m1, इस गैस का मास हमने माना m1 और इस गैस का मास हमने माना है कितना? m2। इसका भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पीवीटी है, इसका भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पीवीटी है। हमने कहा अंडर आइडियल कंडीशंस, आइडियल कंडीशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमने क्या रखा है? सेम रखा है बच्चा लोग, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड जो है ना वो c1 है।
मान लो, और इसके मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड मान लो C2, मान लिया, ठीक है। यहां हर एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, m1। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अजम्पशन में एक ये बात भी आती है, क्या बात आती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि फॉर ए गिवन गैस ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। समझ रहे हो आप? फॉर ए गिवन गैस ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, बट फॉर डिफरेंट गैसेस these are not identical, these are different, है ना? अगर आपके पास मान लो 2 गैस है तो उनके मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। हाँ, अगर एक ही गैस है उसका कोई भी मॉलिक्यूल उठाओगे दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों बराबर माने जाएंगे। दिस इज द assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, आपने गैस ए का मान लिया m1 और m2 मास आपने मान लिया। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल किसका, ऑफ गैस बी, ठीक है भाई। और n1 यहां पे मान लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां गैस ए के लिए, और n2 हमने मान लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर गैस बी के लिए, ठीक है ना। अब गैस ए के लिए काम करते हैं जी, ठीक है। अब सारी बातें, सारी राम कहानी क्लियर है। इनके गैस ए की आरएमएस स्पीड C1 है पार्टिकल्स की, ठीक है। गैस बी की आरएमएस स्पीड C2 है जी, ठीक है। m1 मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए है जी, हमने माना है। और m2 स्मॉल m2 किसके बराबर है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी। नंबर हमने मान लिए, इनिशियली नंबर हमने मान लिए n1 ए के लिए, n2 बी के लिए। n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यानी कि इस कैपिटल m1 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं पता है, n1 इंटू, ठीक है, m1 लिख सकता हूं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, सही है। और m2 को क्या लिख सकता हूं, m2 को लिख सकता हूं n2 इंटू स्मॉल m2, लिख सकता हूं ना बच्चा लोग, बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। अब आ जाओ गैस ए के लिए काम करते हैं सबसे पहले। फॉर गैस ए गैस के लिए काम करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट हमारे सामने क्या बन के आएगा, ठीक है। डब्बे में बंद कर लेता हूं इसको अच्छे से, ठीक है जी। अब देखो, मुझे क्या बात का पता है, मुझे तो प्रेशर का पता है। प्रेशर जब किसी गैस को किसी डब्बे में बंद किया जाता है ना, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसका पता है, 1/3 रो सी स्क्वायर। रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है V, और इंटू C1 की पावर 2, ठीक है। ये बात मुझे पता थी पहले से, ठीक है। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। और गैस बी के लिए अगर मैं बात करूं तो फॉर गैस बी के लिए भी तो मैं इसी तरह से बात कर सकता था ना। अब अगर कर सकता था तो कर देता हूं, ये देखो अभी तो लो, ठीक है। फॉर गैस बी गैस के लिए भी प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर P रहेगा, दैट इज 1/3, है ना। m1 की जगह पे m2 वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, इंटू C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो प्रेशर दोनों में सेम है ना, तो दोनों में सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1/3 m1 अपॉन V इंटू C1 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 1/3 m2 डिवाइड बाई V इंटू C2 की पावर 2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, V से V, 1/3 से 1/3, तो आपके पास क्या बचा, m1 C1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू m2 C2 की पावर 2 से, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये मेरे पास एक पहला रिजल्ट मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने आगे बैठ गया। अब इस रिजल्ट से काम नहीं चलेगा ना, रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए n1 इज इक्वल टू n2। अब टेम्परेचर बच्चा लोग है सेम। अब अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो कॉन्सेप्ट तो बन चुका है, कॉन्सेप्ट तो आपका, रिजल्ट तो जैसे ही मैंने ये लाइन बोली है वैसे ही बन गया। बहुत से बच्चों के दिमाग में भी आ गई अब बात कि एज
इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है। तो आप क्या लिखोगे कि एज टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज सेम, टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज सेम, इज सेम, टेम्परेचर दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल of gas A that is equal to average kinetic energy per molecule of gas B, समझ रहे हैं आप? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? हाफ mv²। अब पर मोलिक्यूल का मास कितना है इसके? m1, ठीक है। तो m1 और वेलोसिटी कितनी है? c1 का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यही होती है ना। दूसरा बी के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 इंटू c2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहां से m1 c1 का पावर 2 दैट कम्स आउट टू बी m2 c2 का पावर 2। ये आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट क्या आ चुका है? ये फाइनल रिजल्ट ही आ चुका है, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? अब आपको 1 और 2 को डिवाइड करना है। डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को, डिवाइड करेंगे किससे? इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से अगर डिवाइड करें तो m1 c1 का पावर 2 डिवाइड बाय स्मॉल m1, ठीक है, c1 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू m2 c2 का पावर 2 दैट इज डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 c2 का पावर 2। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, बाकी जो बच गया, बाकी जो बचा हो उसे आप सोचोगे काले चोर ले गए, नहीं ऐसा नहीं है। अभी हमें बताना है आपको कैपिटल M1 किसके बराबर है। यहां लिखा है कैपिटल M1 किसके बराबर है? N1 इंटू स्मॉल m1 डिवाइड बाय क्या है? स्मॉल m1 दैट इज इक्वल टू M2 किसके बराबर है? N2 इंटू स्मॉल m2 डिवाइड बाय स्मॉल m2, है ना। M2 से M2 गया, M1 से M1 गया, इसका मतलब है N1 इज इक्वल टू N2, है ना। यही हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। अरे यही बात प्रूव करनी थी हमें। दैट्स वेरी गुड, हमने प्रूव कर दिया कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है कि नहीं दो गैसेस के या दो से ज्यादा गैसेस के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेगा? सेम रहेगा उस सिचुएशन में। देखो बच्चा लोग, हमने जो बात यहाँ पे प्रूव करी है वो क्या प्रूव करी है मैं आपको बता दूं क्लियर कट, कि अगर आपको ये कहा जाए कि दो या दो से ज्यादा गैसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, इन दैट कंडीशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी सेम, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रह रहे हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम रहते हैं तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपके सामने क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है ना बच्चा लोग। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट लॉ इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिसे हम बोलते हैं, जो हमें कहता है, ये हमें कहेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। हाँ जी अमरवीर बोलो बच्चे, अमरवीर बोलो बेटा, अनम्यूट करके बोलो। सर इसको हम पीवी एनआरटी वाली इक्वेशन से भी तो प्रूव कर सकते थे, क्योंकि दोनों गैसेस का पीवी अपॉन आरटी रेशियो तो सेम है, तो उससे दोनों के एन की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। ये भी सही था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी ना। तो हाँ प्रेशर, जी वॉल्यूम सर। और टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे। एनआरटी, हाँ ठीक है, आप प्रूव कर सकते थे उससे, तो फिर आपको इतने तामझाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। बिल्कुल यस सही, सर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
अच्छा जी, अब देखो मेरी बात सुनो, ये बात से भी आप इसे याद रख लो, चाहे ये गुड़िया ने कहा कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप याद रख लो सर इसको, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम है तो ऑफ कोर्स नंबर यहाँ से क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस बात से आप याद कर सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो कॉन्सेप्ट से पहले मैं मैसेज पढ़ लूंगा आप लोगों के जो मैसेज आए पड़े हैं। किसी की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, अमरवीर ने तो बता दी। चलो, है बहुत ही इजीली आप उनको प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब देखिए बच्चा, मेरे पास क्या है कॉन्सेप्ट, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। देखिए ये लॉ आपको क्या कहता है, इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो हम लास्ट में जाके लिखेंगे, ठीक है। ये लॉ सेम टॉपिक में है और डिफरेंट आर्टिकल, ये डिफरेंट आर्टिकल है बच्चा। ये जो हम लेके आए ना ये डिफरेंट आर्टिकल है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को बताएगा, ठीक है। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को बताएगा, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है दो गैसेस का आपस में मिलना एक दूसरे में, है ना, डिफ्यूज होना, ठीक है। देखो बच्चा, इसमें किस तरह से हम काम करेंगे, इसकी स्टेटमेंट मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। हालांकि इसका जो प्रूफ है वो बाद में आएगा आपके सामने, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये बात। ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस is inversely proportional to square root of their density, is inversely proportional to 1 upon लिख दिया मैंने square root of density, square root of density, square root of density, ठीक है। rate of diffusion of two gases is inversely proportional to square root of their density, ठीक है ना, their density। अब इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, इस बात के लिए किस तरह से मुझे काम करना होगा, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हमें दो गैसेस कंसीडर करनी पड़ेंगी। ये लीजिए जी, एक गैस इस कंटेनर में है और दूसरी गैस इस कंटेनर में है, ठीक है। हमारे पास दो कंटेनर हैं, आपने देख लिए होंगे दोनों के दोनों कंटेनर, ठीक है। तो दोनों गैसेस हमने यहाँ इन दोनों में इस तरह से फिल करी है। एक गैस है हमारे पास ए और दूसरा गैस है बी, ठीक है। यहाँ C1 हम आरएमएस स्पीड मान के चले हैं और यहाँ C2 हम आरएमएस स्पीड मान के चले हैं। आरएमएस स्पीड या आप डेंसिटी भी बोल सकते हैं, सॉरी आरएमएस स्पीड ही होगी भाई या वेलोसिटी बोल सकते हैं, सॉरी। और ρ1 इसकी डेंसिटी और ρ2 इसकी डेंसिटी। रो डेंसिटी है, डेंसिटी का मीनिंग है यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, ठीक है। डेंसिटी का मीनिंग यहाँ पे है हमारे लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चा लोग यहाँ पे प्रेशर P1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, P इज इक्वल टू रो सी स्क्वायर 1/3 रो सी स्क्वायर, यही होती है ना। तो यहाँ पे ρ1 आ जाएगा और C1 आ जाएगा। इसी तरह से P2 वाले में 1/3 ρ2 और C2 का पावर, ρ2 और C2 का पावर 2, ठीक है। अब देखो बच्चा, हम मान लो कि इन दोनों गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो गैस हैं, एक गैस A जिसका प्रेशर है P1, जिसके मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड है C1, और दूसरी गैस है जिसका प्रेशर है B2 जिसके मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड है C2। इन दोनों गैसेस को मिक्स कर रहे हैं। तो जब मिक्स करेंगे तो एक स्टेडी स्टेट हमारे पास आएगी, ठीक है।
स्टडी स्टेट ऑफ डिफ्यूजन में प्रेशर दोनों गैसेस का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, डिफ्यूज करते हैं वन अनदर, डिफ्यूजिंग इनटू वन अनदर। ठीक है, मिक्स किया और एक स्टडी स्टेट आई जहां पे प्रेशर दोनों का बराबर हो गया, P1 इज इक्वल टू P2। तो प्रेशर अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है यहाँ पे 1/3 ρ1 C1 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1/3 ρ2 C2 का पावर 2। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय C2 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1। दोनों साइड रूट ले लो। ठीक है, दोनों साइड रूट ले लो तो आपके पास C1 अपॉन C2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब हम क्या बात करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर मान लो इसका ये किस रेट से डिफ्यूज हुआ, उसमें मान लीजिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1 और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है R2। डिफ्यूज होना मतलब उसमें मिक्सअप होना, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ना। तो R1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, वेलोसिटी या स्पीड कितनी है इसकी C1, और R2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ C2 के। हमने क्या कहा है यहाँ पे, हमने अब ये बात स्पेशली ऐड कर देनी है कि लेट R1 and R2 be the rates of diffusion of A and B, rates of diffusion of A and B, then R1 is directly proportional to, इसके proportional होगा C1 and R2 is directly proportional to C2। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 किसके बराबर रहेगा, R1 अपॉन R2 C1 अपॉन C2 के बराबर रहेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इक्वेट कर लो जी 1 and 2 को, इक्वेट 1 and 2 को जैसे ही आप इक्वेट करेंगे बच्चा लोग, तो आपके पास R1 अपॉन R2 किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास ρ2 डिवाइड बाय ρ1 के बराबर आ जाएगा रूट के। इसका मतलब R1 देखो 1 वाली टर्म का है नीचे है ना, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, डेंसिटी के रूट के। दिस इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यही है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जिसको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, यही है बच्चा लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, C3 का पावर 2। देखो बच्चा लोग, हम जिसके साथ डील कर रहे हैं ना वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहता है कि मेरे पास डिफरेंट गैसेस हैं जिनके प्रेशर हैं P1, P2, P3, P4, P5। कहता है इन सभी को ना ऐड कर दो, ऐड करके इस बड़े वाले डब्बे में रख दो। तो कहता है कि रिजल्टेंट प्रेशर जो होगा P जो होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल के बराबर होगा। इसी बात को प्रूव करने में लग गया हूं मैं। ठीक है ना, इसी बात को प्रूव करने के लिए मैंने उस गैस का जिसका प्रेशर है P1, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1, उसका हर एक पार्टिकल जिसका मास है स्मॉल m1, उसकी आरएमएस स्पीड है C1, उसके लिए मैंने डील किया। तो प्रेशर P1 का वैल्यू आया 1/3 N1 M1 डिवाइड बाय V और इनटू C1 स्क्वायर। इसी तरह से P2 मैंने निकाला, P2 की वैल्यू 1/3 N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स M2 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय V वॉल्यूम और इनटू C2 स्क्वायर। मेरी बात आप बहुत अच्छे से सुनना बच्चा लोग। अब हमने क्या कहा कि आप ऐड करके बताइए हमें, मतलब आप ऐड करके अगर हमें बताएंगे तो आपके पास आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू 100।
दैट इज इक्वल टू, क्या चीज कॉमन है, v कॉमन है, 3v कॉमन है, तो 1/3v अंदर बचेगा कितना, m1 n1 c1 का स्क्वायर प्लस m2 n2 c2 का स्क्वायर प्लस m3 n3 c3 का स्क्वायर अप टू सो। ठीक है, अब आप एक मेरी बात सुनो, आप क्या कहते हो कि टेम्परेचर हमने हर गैस का सेम लिया, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल शुड बी सेम, लेट एज टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस इज सेम, ऑफ ऑल गैसेस इज सेम। अगर टेम्परेचर आपने सेम लिया ना, तो इसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होगा वो किस पे होगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गैसेस जो यहां पे यूज करी गई हैं इज सेम ना, ऑफ कोर्स सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, m की जगह m1 c1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m2 c2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू nth टर्म तक चलते जाओ इस तरह से, दिस इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 3/2 kp इंटू t के बराबर होती है ना, बिल्कुल होती है जी। ठीक है, तो आपके पास यहां से रिजल्ट किसके बराबर आ गया, रिजल्ट निकाल लो, रिजल्ट किसके बराबर आया, इस चीज को देखो बच्चा लोग कि P1 प्लस P2 एंड अप टू सो ऑन दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर था, 1/3v, ठीक है ना। अब m1 c1 स्क्वायर तो बराबर ही है, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट बन जाएगा mc स्क्वायर तो हर जगह कॉमन रख दो और इंटू n1 प्लस mc स्क्वायर इंटू क्या n2 प्लस mc स्क्वायर इंटू n3 एंड अप टू किसके, कहां तक चलते जाओ, nth टर्म तक चलते जाओ। तो यानी कि यहाँ पे 1/3v इंटू mc स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा n1 प्लस n2 प्लस अप टू nth टर्म, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/3v, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया n और इंटू c स्क्वायर। अब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर दैट इज वॉल्यूम, सॉरी टोटल मास अपॉन 3v और इंटू c स्क्वायर। यहां वेयर कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ गैस that is equal to mass of one molecule multiplied by number of molecule। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है जी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, P1 प्लस P2 अप टू nth। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है ना, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड अप टू सो ऑन, दिस इज 1/3 रो c स्क्वायर वेयर रो इज मास अपॉन वॉल्यूम ना। तो ये किसके लिए आया, ये पूरे डब्बे के लिए आया, पूरे डब्बे के लिए जो आया वो किसके बराबर है, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर है। यही मुझे प्रूव करना था, यही चीज मुझे प्रूव करके चलनी थी यहाँ पे, और वो चीज मेरे सामने आ चुकी है, ठीक है, वही चीज मेरे सामने आ चुकी है जो मुझे प्रूव करनी थी। मुझे प्रूव क्या करना था, इन सभी का प्रेशर जो था ना P1 P2 P3 ये इस डब्बे में डाली गई थी सारी की सारी गैस। तो कहता है कि इस डब्बे में जो प्रेशर होगा ना वो इंडिविजुअल जो गैस हैं उनके प्रेशर के सम के बराबर होगा, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये बात मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी। ठीक है, तो ये था डाल्टन्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन और एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करेंगे, और उसके बाद लास्ट आर्टिकल इसका रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट होते ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लेक्चर के लिए हम बाकी रखते हैं ये सभी, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के साथ ही हम बढ़ेंगे फिर किसके ऊपर, इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो तब तक का इंतजार करना होगा आप लोगों को। आज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तक सभी बच्चे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को,
और जैसे ही आपका ये प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद आगे थोड़ी एक रीडिंग लेके रखेंगे, ठीक है। आज इवनिंग का टाइम है हमारा, अगर टाइम यस है सर, तो 4 o'clock। है मनिंदर हैगे 4 o'clock है सर। 4 o'clock है, बिल्कुल ले लेंगे बेटा, क्लास ले लेंगे, क्लास हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इवनिंग वाली क्लास जो रहेगी उस क्लास में हम इसकी थ्योरी निपटाने की कोशिश करेंगे बच्चा लोग। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं प्लीज क्लास को अटेंड जरूर करें। फिर कल हम न्यूमेरिकल सेशन चला देंगे इसका 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन में हम इसके न्यूमेरिकल जो कंपटीशन में आए हैं, जो एनसीईआरटी है, ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल के साथ निपट लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं न्यूमेरिकल है ना चैप्टर के बारे में बहुत कुछ बताता होता है, तो न्यूमेरिकल हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है हमारी 4 बजे आज इवनिंग में, सेम लिंक रहेगा, सेम पासवर्ड होते हैं, ठीक है। ये बात तो सभी को पता ही चल गया है आपको है ना। तो फिर